ओके बच्चों, तो आरसी सर्किट पढ़ रहे थे अपन। आरसी सर्किट में हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस समझा था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस समझा था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन सब पे बेस्ड, है ना। एक क्वेश्चन अभी देखा था अपन ने। इस क्वेश्चन में हमने ये कैपेसिटर दे दिया था, इनिशियली अनचार्ज था, सर्किट में कनेक्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने पूछा था टाइम कांस्टेंट क्या है, मैक्सिमम चार्ज क्या आएगा, और कुछ कुछ चीजें पूछी थी, वो सब अपना हो चुका था। ठीक है, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं। देखो, चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ स्विच है, एक कैपेसिटर है, बैटरी ईएमएफ ई की है, ये रजिस्टर आर है, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस चार्ज था। कितना चार्ज था? सीई। और हम स्विच को T0 पे ऑन कर रहे हैं, T0 पे ऑन कर रहे हैं। ठीक है, सर्किट क्या है देखो, T इक्वल टू 0 पर सर्किट की सिचुएशन मैंने बताई है। सर्किट T0 पे ऑन करा जा रहा है, बैटरी है, रजिस्टर है और कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज था। T0 पे सर्किट स्विच ऑन कर रहे हैं। फाइंड करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। find current in the circuit as a function of time. Find current in circuit as a function of time. करो, सर्किट में करंट फाइंड करो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हो जाए, उसका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैंने, करंट इन द सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और कैपेसिटर देखो इनिशियली चार्ज दे दिया है। सबसे पहले चार्ज की इक्वेशन बनाना पड़ेगी आपको, फिर उसे डिफरेंशिएट करके करंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो आपको चार्ज कैपेसिटर दिया है, बेसिक से करना पड़ेगा। टी टाइम पर सर्किट का डायग्राम बनाओ।
एट टाइम टी सर्किट का डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ कैपेसिटी सी, सर्किट में करंट आई मान लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। क्यू बाई सी को वहां ले जाओ और क्यू को आई आर को वहां ले जाओ और आई को लिख दो डी क्यू बाई डी टी। तो आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, दिस शुड बी ई माइनस क्यू बाई सी। फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, आर डी क्यू अपॉन ई माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करो। बस अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ पर बस मेन चीज है, टी जीरो से टी टाइम तक इंटीग्रेशन हो रहा है, और जीरो टाइम पे देखोगे इस प्लेट पर जिस पे अभी चार्ज प्लस क्यू आना है, उस प्लेट पे माइनस सी था, तो लिमिट्स आएगी माइनस सी से क्यू तक। बस अब लिमिट सही से लगा के इंटीग्रेशन कर लो, है ना, बस लिमिट्स का यहाँ पे चेंज था। तो आर जो कांस्टेंट है, ई माइनस क्यू बाई सी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन ई माइनस क्यू बाई सी आएगा और माइनस वन बाई सी से डिवाइड करना पड़ेगा, उधर आ जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स लगाएंगे टी आएगा, और यहाँ लिमिट्स लगाना है वो हमको, तो माइनस सी से लेके क्यू तक। अब लिमिट्स लगा लो, ये माइनस आर सी उधर ले जाते हैं अपन, एल एन क्यू रखा ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन माइनस सी रखोगे देखो यहाँ पर, तो ई माइनस ऑफ माइनस सी आएगा, तो 2e बनने वाला है, ये आ जाएगी यहाँ पे लिमिट्स रखने के बाद, और उधर ये माइनस आर सी को ले जाओगे तो माइनस टी बाई आर सी। इक्वेशन रीअरेंज कर लो बस यहाँ पर, तो थोड़ा सा e बाई टू, ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 माइनस क्यू बाई टू सी ई इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको रीअरेंज करो, q वाला टर्म वो ले जाओ इधर, इसको लेके आओ, तो q इक्वल टू 2ce इंटू हाफ माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो ये इक्वेशन बन रही है, समझ में आ रहा है, ये q बाई टू सी का टर्म वहां गया, e की पावर वाला टर्म यहाँ पर आया, ठीक है, तो हाफ माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी, और e बाई टू सी का 2c ऊपर भेज दिया, तो इक्वेशन ये बन गई। इक्वेशन नई तरह की बनेगी क्योंकि लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। सबको क्लियर? बस अब उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, चार्ज निकालने के बाद करंट तो अब आसान चीज है ना, जो सर्किट में करंट है दिस इज डी क्यू बाई डी टी, तो करंट आना चाहिए डी क्यू बाई डी टी, बस इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो 2c कांस्टेंट है, हाफ का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, माइनस 1 बाय आर सी नीचे आया, e की पावर माइनस टी बाय आर सी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये c से c कैंसिल हो गया, तो 2e बाय आर e की पावर माइनस टी बाय आर सी। फाइनल आंसर ये आ गया हमारे पास, 2e बाय आर e की पावर माइनस टी बाय आर सी। चलो मेरे पास बुराउद्दीन का क्वेश्चन आया है कि i इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी होना चाहिए क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर देखो मैंने जो इस प्लेट पर चार्ज माना है वो प्लस क्यू है, वो करंट इस पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, करंट इस पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर प्लस क्यू माना है और उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो आई शुड बी डी क्यू बाई डी टी, नॉट माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, लोअर लिमिट नेगेटिव क्यू आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज मान लिया ना, शुरू में यहाँ पे माइनस सी चार्ज था, तो जिस पे आपने क्यू माना है उस पे माइनस सी चार्ज था, इसलिए लोअर लिमिट माइनस सी। ठीक है, यस, है ना। चलो और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो छोटा मोटा मैथमेटिक्स का चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन का बेसिक्स तो वही की वही है, ये समझ में आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं कर दिया था मैंने, बस एक लिमिट तो चेंज करी है, बाकी सब चीज कर सकते थे आप, है ना। हाँ बिल्कुल सही। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने पावर पूछी है, ड्रॉ पावर गिवन टू कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ड्रॉ मतलब ग्राफ बनाना है, तो आपको ग्राफ बनाना है कैपेसिटर को क्या पावर मिल रही है, और ये वही सर्किट है जो अपन सॉल्व करते हैं, इसका आपको चार्ज की इक्वेशन डिराइव कराई है मैंने, तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लो, बस मैं ग्राफ में इंटरेस्टेड हूँ, ग्राफ क्या आएगा उसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छे से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पुराना ये हटा दो, अब ये वाला सब हटा दो यहाँ से। यस ओके। चलो तो बच्चों के क्वेश्चंस आ रही है मेरे पास। कैपेसिटर अनचार्ज है, रजिस्टर है, बैटरी है, तो ये तो वही सर्किट जो अपन ने पढ़ा था, नॉर्मल चार्जिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें चार्ज की इक्वेशन आपने पढ़ी थी, सीई 1 माइनस की पावर माइनस टी बाय आर सी आता था। अब मैंने पूछा पावर गिवन टू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की पहले तो एनर्जी निकालेंगे, वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू का स्क्वायर बाय 2c करो, है ना। तो सीई ये आने वाला है हाफ सीई स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आने वाला है मेरे पास, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c करके। अब पावर पूछिए, तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर की पावर हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एनर्जी, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो विद टाइम। तो हाफ सी स्क्वायर देखो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ। तो ये पूरा एक्सप्रेशन को पहले मैं टी जैसा मान लेता हूँ, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। फिर जिसको मैंने टी माना उसका डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा, तो ये अंदर वाले एक्सप्रेशन का फिर डिफरेंशिएशन करोगे, 1 का हो जाएगा 0, माइनस साइन एज इट इज लगाया, e की पावर माइनस टी बाय आर सी का माइनस 1 बाय आर सी बाहर आ गया, e की पावर माइनस टी बाय आर सी। देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो सी स्क्वायर 1 माइनस वो उधर वाला टर्म पहले लिख देता हूँ, माइनस 1 बाय आर सी या मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर बाय आर बनने वाला है, ये e की पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये एक्सप्रेशन आ रहा है। कुछ बच्चों का मुझे दिख रहा है गलत था, समझ में आ रहा है सबको? बताओ, इक्वेशन सही आ गई सबकी? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका ग्राफ पूछा है मैंने आपसे, मैंने इक्वेशन का ग्राफ पूछा था। तो इसमें आपको देखो ये वाला जो टर्म है इसका ग्राफ आप जानते हो, ये चार्जिंग वाले केस में चार्ज का ग्राफ है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बढ़ते हुए, और ये वाला जो टर्म है इसका ग्राफ डिक्रीज होते हुए होता है, और दोनों का यहाँ प्रोडक्ट है। तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? पावर गिवन टू कैपेसिटर टाइम के साथ, अकेले इस टर्म का जो ग्राफ होता है, सिंगल इस टर्म का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, अकेले इस टर्म का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, पर दोनों का यहाँ प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? या पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। भाई शुरू में t इक्वल टू 0 पर ये वाला टर्म 0 है, उसकी वजह से प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो शुरू में 0 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद ये वाला टर्म 0 होगा, तो इनफाइनाइट टाइम बाद फिर 0 हो जाएगा, मतलब बीच में कहीं पर मैक्सिमम पहुंच के फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनता है।
कुछ इस तरह से बढ़ता है फिर वापस डिक्रीज होते जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? बढ़ता है फिर वापस डिक्रीज होते जाता है। प्रोडक्ट है ना, एक टर्म, ये टर्म टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट बीच में कहीं मैक्सिमम होता है, बढ़कर फिर डिक्रीज हो जाता है। आइए क्या बात समझ में? चलो सब अच्छे से देख लो, इसमें कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। ग्राफ समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही बनेगा? चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। अब अगर ग्राफ क्लियर है तो मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दो। मेरा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए यहाँ पर बताओ? ये ग्राफ देखते से आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए। यस, मैक्सिमा निकालो, तो निकालो, करो। कहां पर है मैक्सिमम बताओ, और कितनी मैक्सिमम पावर आएगी और किस समय मैक्सिमम पावर आएगी, निकालो। वेदांत नहीं बेटा, बेसिक से करो इसको। बिल्कुल सही गगनदीप। चलो कई बच्चों का जवाब आ रहा है मेरे पास। वेरी गुड सिद्धेश, सर्वेश वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दो टर्म का प्रोडक्ट है ना, दो टर्म का प्रोडक्ट है। और इसको एम जीएम से भी कर सकते थे आप, एम जीएम से भी कर सकते थे। ये प्रोडक्ट है ना, तो दो चीजों का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, जब एम जीएम के बराबर होगा, वो दोनों इक्वल हो जाए। तो इन दोनों को इक्वल करके तुम समझ सकते हो। और एम के बराबर ही आ सकता है ना इसका जीएम की वैल्यू, तो वो दोनों को हाफ हाफ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो हाफ के लिए टाइम आ जाएगा टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू, और उस टाइम पे जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी ई स्क्वायर बाय 4 आर, ई स्क्वायर बाय 4 आर। मैक्सिमम पावर जो कैपेसिटर को मिलती है वो कब मिलती है, टाउ एल एन टू टाइम पर। ये बहुत स्पेशल टाइम है। इस टाइम पर बैटरी का पोटेंशियल का हाफ हाफ दोनों को मिलता है, हाफ यहाँ मिलता है, हाफ यहाँ मिलता है। कैपेसिटर आधा चार्ज हो जाता है, सर्किट में करंट मैक्सिमम का आधा हो जाता है। ठीक है, और उस समय कैपेसिटर को पावर जो मिलती है वो भी मैक्सिमम आ रही है। समझे सर? चलो वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों। ये मैंने थ्योरी का एक पॉइंट था जिसको मैंने क्वेश्चन बना के आपसे करवा लिया। ये थ्योरी का एक पॉइंट था, तो इसको एज अ थ्योरी याद रखना आपको। ठीक है, इसको एज अ थ्योरी ही याद रखना कि आरसी सर्किट में चार्जिंग वाले केस में किस समय कैपेसिटर को मैक्सिमम पावर मिलती है, इसको एज अ थ्योरी ही याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी है, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक कैपेसिटर था अनचार्ज। T0 पे स्विच को मैंने ऑन करा और आरसी टाइम पे वापस ओपन कर दिया। T0 पे स्विच को ऑन करा और फिर आरसी टाइम पे वापस से ओपन कर दिया। ठीक है, सर्किट का स्विच ऑन करा, थोड़ी देर सर्किट रहने दिया, स्विच वापस से ऑफ कर दिया, स्विच को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर का चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये रहा, बिल्कुल सही सिद्धेश। ग्राफ बनाओ और ग्राफ में डिटेल पॉइंट्स पर क्या वैल्यू होगी वो तो बताओ। अच्छे से ग्राफ बनाओ इसका। या हटा रहा हूं मैं?
चलो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। t0 पर सर्किट स्विच ऑन कर रहे हो, आरसी समय तक सर्किट स्विच ऑन है, तो जब सर्किट स्विच ऑन करोगे तो ये तो चार्जिंग सर्किट बनेगा। चार्जिंग का आप इक्वेशन लिख सकते हो, है ना, फॉर t0 टू आरसी। चार्जिंग के यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था आई थिंक, है ना, इसमें मतलब इक्विवेलेंट यहाँ पे 0 मान के निकाल सकते हो, तो R/2 रेजिस्टेंस आएगा, बैटरी का में भी E/2 हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर की जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी C/2 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC/2। ये आने वाली है चार्जिंग के समय इक्वेशन, ठीक है, चार्जिंग के समय इक्वेशन ये आने वाली है। चलो, तो ये इक्वेशन का ग्राफ बना लो, कब तक, आरसी टाइम तक। इसका टाइम कांस्टेंट RC/2 है, हम आरसी टाइम तक बनाएंगे, तो इसको आरसी टाइम तक पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें इंक्रीजिंग ग्राफ दिखेगा वो ऐसा, ठीक है। अब आरसी टाइम पे चार्ज कितना होगा तुम यहाँ पे ढूंढ सकते हो, पी को आरसी डालो तो यहाँ पे देखो e की पावर -2 हो जाएगा, तो आपको ग्राफ पे चार्ज कितना हो जाएगा पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा ये, C/2 1 - 1/e², ये वाला चार्ज हो जाएगा, ठीक है। C/2 1 - 1/e², ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते, स्विच वापस से ओपन कर दिया, जैसे ही स्विच ओपन करोगे तो आर और सी, ये स्विच ओपन करोगे तो ये दोनों ही आ जाएंगे सर्किट में, बस ये आर और सी सर्किट में आ जाएंगे। तो आफ्टर आरसी टाइम, मतलब टी अब आरसी से बड़ा है, तो हम चार्ज की इक्वेशन क्या लिखेंगे, शुरू का चार्ज इस पे ये वाला आ रहा था, स्टार्टिंग वाला चार्ज C/2 1 - 1/e², Q इक्वल टू Q0 मैक्सिमम चार्ज इनटू e की पावर -t/τ आता है ना, टाउ यहाँ पर आरसी तो हो जाएगा, लेकिन ये टाइम स्टार्ट हो रहा है आरसी के बाद से, तो यहाँ पे t - RC लिख दो, ऐसा लिख दो, आरसी के बाद से हमें इक्वेशन लिखना है, तो t - RC लिख दो। ये समझ में आया, बस इसके बाद डिस्चार्जिंग का ग्राफ बना लो, तो बाद में डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ दिखा दो बस यहाँ पे। और टाइम कांस्टेंट बदल जाएगा, देखो पहले टाइम कांस्टेंट कितना था, RC/2, पहले टाइम कांस्टेंट कम था, बाद में टाइम कांस्टेंट बढ़ गया। टाइम कांस्टेंट कम, इसका मतलब जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा था, अब टाइम कांस्टेंट ज्यादा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे डिस्चार्ज धीरे धीरे होगा, ठीक है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। टाइम कांस्टेंट जितना कम होता है उतना जल्दी कैपेसिटर चार्ज होगा, टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा उतना कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। चलो, क्या ये ग्राफ क्लियर, ग्राफ समझ में आएगा सबको, यस। इसमें ये भी पूछ सकते हैं जब सर्किट में स्विच ऑन था तो कैपेसिटर का चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट क्या था, चार्जिंग के समय टाइम कांस्टेंट RC/2 था, जब स्विच मैंने ओपन कर दिया तो डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट क्या था, वो था RC। तो ऐसी चीजें भी आती है इसमें कभी कभी, ठीक है। तो सर ई की पावर कैसे लिखी एक बार एक्सप्लेन कर दो, और सर आफ्टर RC बोला फिर से एक्सप्लेन कर दे। चलो, मैंने क्या बोला यहाँ पर, P ग्रेटर देन RC, P जब RC के बाद देखेंगे तो एक स्विच ओपन कर दिया, स्विच ओपन करेंगे तो देखो कैपेसिटर और रजिस्टर का सर्किट दिखेगा, बस बैटरी तो हट जाएगी, ओपन करेंगे तो ये दोनों दिखेंगे। तो इन दोनों में मतलब R और C का सर्किट अपन ने पढ़ा है, तो डिस्चार्जिंग सर्किट, उसकी इक्वेशन ऐसी कुछ आती ना, Q इक्वल टू शुरू का कैपेसिटर का चार्ज कितना था, e की पावर -t/τ, टाउ क्या हो जाएगा RC, और टाइम क्या लिखेंगे अपन, RC के बाद से लिखना है मुझको, इसलिए t - RC डाल दिया मैंने यहाँ पे, है ना, आफ्टर RC जो भी टाइम है वो t - RC लिख देंगे अपन, ठीक है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट RC है और पहले टाइम कांस्टेंट RC/2 था, टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जिसमें कैपेसिटर चार्ज 63% हो जाता है और डिस्चार्जिंग के केस में 63% डिस्चार्ज होता है,
तो ये बताता है कैपेसिटर कितना फास्ट चार्ज हो रहा है या कैपेसिटर कितना स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, फास्ट या स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट उतना धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा, जितना कम टाइम कांस्टेंट उतना जल्दी चार्ज हो जाएगा। पहले टाइम कांस्टेंट कम तो पहले चार्जिंग काफी तेज रेट से हो रही थी, डबल रेट से हो रही है एक तरह से। बाद में टाइम कांस्टेंट कम है, आरसी हो गया, बढ़ गया, तो इसलिए धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, चलो अब अगर ये चीज आ गई है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए, चार्ज एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन ढंग से समझो। एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है जो पहले से ही चार्ज था, उसका चार्ज मैंने शो कर रखा है, रजिस्टर से दो, एक अनचार्ज कैपेसिटर भी है। सर्किट में इतनी चीजें कनेक्टेड है और t0 पे मैं सर्किट को स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो बताना है सर्किट में कि कैपेसिटर पे चार्ज एंड जो भी करंट आएगा सर्किट में इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दो कैपेसिटर है तो दोनों के चार्ज का फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ बनाओ, है ना। बताओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही सोहम, बेसिक से करना पड़ेगा। एक कैपेसिटर चार्ज दिया, दूसरा अनचार्ज दिया, तो क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक से दिमाग लगाओ। सिद्धेश बिल्कुल सही। देवेश, दोनों का अपना, दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स आएगी, दोनों कैपेसिटर्स पे अपनी अपनी लिमिट आएगी। करो दिमाग लगाओ थोड़ा। अंशुल पूछ रहा है सर आपने टाइम ऑफ चार्जिंग और टाउ के बीच में क्या रिलेशन बताया था, एक बार फिर से शॉर्ट में बता दीजिए। टाइम कांस्टेंट क्या बताया था मैंने आपको? टाइम कांस्टेंट क्या होता है? वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, या चार्जिंग के केस में 63% चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर का कितना टाइम लग रहा है चार्ज या डिस्चार्ज होने में, ये रिलेट हो रहा है ना टाइम कांस्टेंट से। टाइम कांस्टेंट टाइम में चार्जिंग में 63% चार्ज हो रहा है, तो टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा टाइम लगेगा चार्जिंग के लिए। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है इसका। गगनदीप गलत जवाब। यशवर्धन ठीक है, देखते। अरे फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बिना दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो फर्स्ट पार्ट का। तो हम बिल्कुल सही।
देवेश बिल्कुल सही। तो हम बिल्कुल सही। रचित बिल्कुल सही। बच्चों जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। जब मैं सर्किट स्विच ऑन करूंगा, जब मैं सर्किट स्विच ऑन करूंगा, आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ ईएमएफ ई, फिर यहाँ से यहाँ ई का ही तो ड्रॉप हो रहा है, क्यू बाई सी ड्रॉप होगा, तो ई का ही तो ड्रॉप हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। इसका मतलब इस रेजिस्टर, इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टर, इन तीनों चीज को तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट ही क्यों आएगा उनके अंदर, बोलो। इन तीनों चीजों को ध्यान से देखो, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जब सर्किट स्विच ऑन करेंगे, तो इन तीनों को जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिल रहा है तो करंट ही क्यों आएगा, करंट शुड बी जीरो। समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है चार्ज एंड करंट, करंट इज जीरो, चार्ज इज कांस्टेंट। दोनों कैपेसिटर का जितना जितना चार्ज है ना उतना ही रह जाएगा, दोनों कैपेसिटर का जितना जितना चार्ज है उतना ही रह जाएगा। समझो अच्छे से, आया कि नहीं है? दोनों कैपेसिटर पे जितना जितना चार्ज है उतना ही रह जाएगा फर्स्ट पार्ट में। चलो बच्चे मुझे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन का पार्ट टू, क्वेश्चन का पार्ट टू, ठीक है। नाउ सेल इज रिप्लेस्ड विथ 2E EMF, सेल को बदल दिया, अब इसका ईएमएफ मैंने 2E कर दिया, सेल को बदल दिया, अब इसका ईएमएफ मैंने 2E कर दिया। अब करो, अब करो, अब बताओ कि करंट क्या, करंट और चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएंगे, करो। पुराना हटा रहा हूं क्वेश्चन इधर का। चलो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है आपको देवेश। तो अब मैं सॉल्व करने के लिए मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई आ रहा था, जब इसमें करंट आएगा तो देखो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा, मान लेते हैं क्यू चार्ज यहाँ बढ़ गया। अच्छा, वही आई करंट आगे जा रहा है, जितना चार्ज इस पे बढ़ा होगा उतना ही यहाँ भी बढ़ना चाहिए, उतना ही यहाँ भी बढ़ना चाहिए। क्यों भाई, इस करंट से जो चार्ज यहाँ इंक्रीज हुआ वही इस पे इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज दोनों में करंट सेम है, करंट सेम तो चार्ज में इंक्रीमेंट भी सेम। वो आई करंट ऐसे फ्लो कर गया। एक सिंगल केवीएल की इक्वेशन लिख दो, सिंगल केवीएल की इक्वेशन लिखो, तो मैं यहाँ उधर ही लिख देता हूँ। तो 2E माइनस पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q प्लस सीई बाई सी, फिर रजिस्टर में माइनस आई आर, फिर माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। ये आ गई इक्वेशन, आई को लिख दो डी क्यू बाई डी टी और सॉल्व कर दो। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और सॉल्व कर दो। और ये जो स्मॉल क्यू है ये इस कैपेसिटर का चार्ज में इंक्रीमेंट या इस कैपेसिटर का चार्ज है, तो स्मॉल क्यू की लिमिट हो जाएगी जीरो टू सम स्मॉल क्यू, टी टाइम पर इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो टू स्मॉल क्यू। एट टी इक्वल टू जीरो स्मॉल क्यू इज जीरो, और किसी टाइम टी पर स्मॉल क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू, तो टाइम की लिमिट जीरो से टी और स्मॉल क्यू की लिमिट जीरो टू स्मॉल क्यू।
ये लिमिट लगा लेना, सॉल्व कर लेना, तो स्मॉल क्यू का एक्सप्रेशन आएगा वो इस पे चार्ज हो जाएगा, स्मॉल क्यू प्लस सी कर दोगे तो इसका चार्ज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? देख लो अच्छे से इक्वेशंस, सब बच्चे देख लो मैंने क्या करा है। इक्वेशन समझ में आई? एक केवीएल की इक्वेशन लिखी है और मैंने मान लिया कि बैटरी से करंट आई आ रहा था, तो आई की वजह से यहाँ पे चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ, वहां पर भी उतना ही चार्ज में इंक्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज दोनों सीरीज में, सीरीज में चार्ज सेम, सीरीज में करंट सेम, तो चार्ज में इंक्रीमेंट भी सेम। ठीक है, लिमिट फिर से बता देता हूँ। इस पे चार्ज स्मॉल क्यू और इस पे सी प्लस स्मॉल क्यू और सी माइनस ऑफ सी माइनस क्यू। ठीक है, अब चार्ज टी जीरो पर इस कैपेसिटर पे जीरो था तो क्यू जीरो होगा, टी टाइम पे क्यू हो जाएगा। अब आगे इंटीग्रेशन वगैरह करना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना, वो सब आपके ऊपर। ठीक, चलो एक छोटा सा पॉइंट, ई की पावर 5, सॉरी ई की पावर 5, हाँ ई की पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है निकालो, लगभग लगभग कितनी होती है निकालो। और ई की पावर 10 की वैल्यू लगभग लगभग कितनी होती है? यू कैन यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से निकालो। ई की पावर 5 और ई की पावर 10, इनकी लिमिट्स क्या होती है, इनकी पावर क्या होती है? कैलकुलेटर यूज करो, बताओ क्या है। चलो काफी बड़े नंबर आ रहे हैं, मुझे माइनस में पूछना चाहिए था, -5 और -10। हाँ ये बताओ, ई की पावर -5 और ई की पावर -10, ये क्या आएगी ये बताओ। ई की पावर -5 और ई की पावर -10, ये क्या आएगी? तो ईशान बोल रहा है 0.006, ई की पावर -5 0.006, इट इज 0.006, और ई की पावर -10 4.53 10 to -5, 4.53 इंटू 10 to -5, तो पॉइंट आगे ले लो ना, 0.000453, 0.00004, आगे 3 को रहने देता हूं मैं। ठीक है, ये नंबर इसलिए निकलवाया आपसे मैंने क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद और 10 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है। देखो इन चार्जिंग, हमने कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन लिखी थी, अगर सिर्फ एक बैटरी से जोड़ा है उसे, तो C इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो टाउ होता है RC। अब अगर टाइम को मैं 5 टाइम कांस्टेंट रख दूं, 5 टाइम रख दूं, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? टाइम को 5 टाइम कांस्टेंट रख दूं तो चार्ज कितना हो जाएगा? ये सी कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज था। ठीक है, तो 5 टाइम कांस्टेंट रख दो, तो ई की पावर -5, ई की पावर -5 की वैल्यू 0.006 पता है, वो रख दो, तो C इंटू 0.994 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज 99.5% के आसपास, 99.5%। दिस इंप्लाइज दैट कैपेसिटर इज 99.5%, लगभग लगभग 99.5% चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है ना कि कैपेसिटर को 99% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो 99.5% होने का चार्ज करीब करीब 5 टाइम कांस्टेंट होता है, तो आंसर शुड बी 5 टाइम कांस्टेंट, आंसर शुड बी 5 टाइम कांस्टेंट। चलो अब T इक्वल टू 10 टाउ रखो, 10 RC रखो, अब Q क्या आएगा? 10 RC रखो, ये देखो ये 1 2 3 4 4 जीरो है, फिर 4 5 है, क्या आएगा बताओ? 0.999, आगे 995 के आसपास, बिल्कुल सही, 4 बार 9 फिर 5 के आसपास, है ना। चलो
लगभग लगभग इतना। तो ये तो और भी ज्यादा 99.99% चार्ज हो गया। is 99.99% चार्ज। तो एक बार 99% के आसपास चार्ज हो जाए उसके बाद बहुत स्लो चार्ज होता है। 5 टाइम कांस्टेंट में ही 99.5% चार्ज हो जाता है और उसके बाद 10 टाइम कांस्टेंट तक उतने ही टाइम में थोड़ा सा चार्ज और बढ़ा, थोड़ा सा चार्ज और बढ़ा, तो बाद में तो बहुत धीरे धीरे चार्ज होता है। तो बाद का जो टाइम है ना उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। करीब करीब 5 टाइम कांस्टेंट में ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है। और कोई ज्यादा पूछे तो 10 टाइम कांस्टेंट। बहुत देर नहीं रुकना होता है हमको कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। 5 टाइम कांस्टेंट या 10 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आते कि 99% चार्ज होने में क्या टाइम लगेगा, तो आंसर 5t हो जाएगा। 99.99% चार्ज होने में क्या टाइम लगेगा, तो आंसर 10t हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। देखिए छोटा सा पॉइंट मुझे बताना था, तो अपन ने देख लिया। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कैपेसिटर में अधिकतर तरह के क्वेश्चन तो अपन देख चुके हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें बच रहा है, लिखो क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट। क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट। हेडिंग लिख सकते हो स्टेडी स्टेट। हेडिंग लिख सकते हो स्टेडी स्टेट, ये हटा दो सब। हेडिंग लिख सकते हो स्टेडी स्टेट। देखो हमने जितने भी आरसी सर्किट के क्वेश्चन देखे हैं, तो जब भी उनमें सेल कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेल कनेक्टेड होने से कैपेसिटर फाइनली पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। जो भी उस पर चार्ज मैक्सिमम आना चाहिए उतना आ जाता है, और फिर और चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और उसमें चार्ज नहीं आता है। कैपेसिटर पे चाहे चार्जिंग चाहे डिस्चार्जिंग दोनों ही तरह की सिचुएशंस में करंट की इक्वेशन जैसे आती है। करंट इन कैपेसिटर आता है कुछ मैक्सिमम करंट इनटू ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो इनफाइनाइट टाइम बाद वो जीरो होगा। चाहे कैपेसिटर चार्जिंग वाला केस हो चाहे डिस्चार्जिंग वाला केस हो, इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर पे करंट जीरो होता है। मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट जैसा बिहेव करना चाहिए। इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर will behave like open circuit। क्योंकि यहां से जो करंट है ना, करंट टेंड्स टू जीरो एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये समझो मैंने क्या बताया आपको। अंशिल यस यू आर राइट। ठीक है, हेडिंग क्या लिखी थी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट। तो जब भी कैपेसिटर सर्किट में लगा हो, कैपेसिटर का चाहे चार्जिंग वाला केस था चाहे डिस्चार्जिंग वाला केस था, दोनों में ही है, दोनों में ही करंट की जो इक्वेशन आती ना, वो मैं साइड में लिखता हूँ। वो आती थी कुछ मैक्सिमम करंट था e की पावर माइनस टी बाय कुछ टाउ था, ऐसी इक्वेशन आई थी दोनों ही बार। तो टी को इसमें इंफिनिटी डालोगे अगर, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस करंट विल टेंड टू जीरो। जब t को इंफिनिटी डालोगे तो करंट जीरो आ रहा है। मतलब कि करंट कैपेसिटर में इनफाइनाइट टाइम बाद नहीं होगा। इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर करंट को अलाउ नहीं करेगा। इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। इनफाइनाइट टाइम बाद पूरी तरह से चार्ज हो जाता है वो, तब और चार्ज नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट में देखेंगे तो कैपेसिटर इज ओपन सर्किट। तो स्टेडी स्टेट या क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो कैपेसिटर को कैसा मान सकते हैं अपन, ओपन सर्किट। कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज एंड हेंस नाउ इट डजंट अलाउ एनी करंट थ्रू इट। आप लिख सकते हो कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज, इसलिए अब इसमें से कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं आता। ठीक है,
तो कई बार क्वेश्चन हमको आते हैं, एक सर्किट बना के दे देते हैं और पूछ लेते हैं कैपेसिटर पे चार्ज क्या बताओ। वो टाइम नहीं बोलते आपको कि किस टाइम निकालना है। तब हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कि ये अंडरस्टूड हो जाता है कि स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला नहीं है कि किस टाइम चार्ज निकालना है, तो आप तो ये मान लो कि भाई जो सर्किट प्रिंटेड है वो बहुत देर से है वैसा ही, तो उसमें चार्ज स्टेडी स्टेट पे आ गया होगा। मान लो स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन सर्किट मान सकते हो, और फिर सर्किट में जो भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ढूंढो, उससे उस पर चार्ज निकाल लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा तो उससे समझ में आएगा। बस ये समझ लो कि कैपेसिटर को ओपन सर्किट मानना है, ये चीज क्लियर? अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है वो देखा। अब एट स्टार्ट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है। अगर कैपेसिटर मान लो अनचार्ज था और उसको आप बैटरी से कनेक्ट करने वाले हो, जैसे हमने पढ़ा था एक नॉर्मल आरसी सर्किट में, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें कैपेसिटर का हमने चार्ज निकाला था, सर्किट में करंट भी निकाला था। तो यहाँ जो सर्किट में करंट आया था, याद करो, वो आया था E by R e की पावर माइनस C by RC, that E is the EMF of cell, R is the resistance, C is the capacity। अगर सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो ये करंट आता है। ठीक है, अब ये जो करंट है T0 पे देखो, T0 पे करंट की वैल्यू कितनी है, T0 डालोगे तो E by R, E by R करंट है, E by R करंट है, ऐसा मतलब कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। कैपेसिटर बिल्कुल कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक अ वायर या शॉर्ट सर्किट। देखो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कैपेसिटर बिल्कुल वायर जैसा बिहेव कर रहा है, तभी तो T0 पे E by R का करंट है। अरे क्या, ठीक है। तो जब भी सर्किट में क्वेश्चन में पूछा जाए, सर्किट के स्टार्टिंग में जस्ट स्टार्ट कराए आपने सर्किट, जस्ट स्विच ऑन कराए, तब पूछा जाए कि कैपेसिटर में करंट क्या है, या सर्किट में जो भी पूछा जाए, तो आप कैपेसिटर को कैसा मान सकते हो, शॉर्ट सर्किट। उसको शॉर्ट सर्किट मान लो, वायर जैसा मान लो, और जो भी पूछा जाए वो बता दो। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, सर्किट को, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। स्टार्ट का मतलब जस्ट आफ्टर सर्किट इज स्विच्ड ऑन, सर्किट इज स्विच्ड ऑन। जब सर्किट को जस्ट स्विच ऑन करेंगे उसे हम स्टार्टिंग सिचुएशन बोल देंगे, तब कैपेसिटर को अपन शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अनचार्ज। लेकिन अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज है, मान लो उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज था, अब क्या करेंगे, जब कैपेसिटर पहले से चार्ज होता है तब उसे वायर मत मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, एक आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट में, एक आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट में हमने इस सर्किट में भी करंट निकाला है, इसको मैं t=0 पर अगर स्विच ऑन करूं तो इसमें करंट निकाला था हमने, याद करो, Q by RC e की पावर माइनस C by टाउ, टाउ इज RC, ये अपन ने पढ़ा। ठीक है, Q by C यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है बाय R, Q by C यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है बाय R। तो यहाँ जो करंट आ रहा है, देखो t को 0 डालो, तो यहाँ जो करंट आ रहा है Q by C by R। तो कैपेसिटर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि Q by C का EMF लगा है, Q by C का EMF लगा है, एक सेल जैसा है Q by C का EMF वाले, है ना। तो अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज है तो उसको आप सेल जैसा मान सकते हो, इट बिहेव्स लाइक अ सेल। कितना EMF, Q by C। जिधर पॉजिटिव पोटेंशियल था वहां पे बैटरी का हायर टर्मिनल दिखा देना, जिधर नेगेटिव चार्ज था वहां लोअर टर्मिनल दिखा देना, है ना। सेल जैसा बिहेव करता है। चलो, सो स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चन मतलब हमको बोल देंगे सर्किट में कि भाई चार्ज बताओ कैपेसिटर में, या जो भी चीज पूछी है वो बता दें। उस क्वेश्चन में हमको दिखेगा कि सर्किट बहुत देर से वैसे ही है, लॉन्ग टाइम बाद की बात कर रहे हैं, तब जहां जहां कैपेसिटर दिखेगा उसको अपन वायर जैसा, सॉरी ओपन सर्किट जैसा मान लेंगे। लेकिन अगर सर्किट में जस्ट स्टार्ट की बात करी जाए
कि तुमने स्विच ऑन कराया और स्विच ऑन करते से ही कुछ चीज पूछ ली। तो जब सर्किट जस्ट स्विच ऑन होता है तो अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ वायर एंड अ चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक अ सेल। तो इन्हें अपन वायर या सेल जैसा मान के सर्किट में केवीएल केसीएल जो भी लगाना है लगा के जो चीज पूछी जाए वो बता सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का बिहेवियर इन स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर का बिहेवियर इन स्टार्ट। चलो ये नोट कर लो अच्छे से। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सारी चीजें ही एक साथ में डिस्कस कर लूंगा। मैं ऐसा क्वेश्चन देखूंगा बताऊंगा जिसमें सब चीज एक साथ आ जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन, नोट कर लो उधर जल्दी से। चलो देखो मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके सामने, दोनों स्विच अभी ओपन है, कैपेसिटर अनचार्ज है। मैंने बता दिया कैपेसिटर अनचार्ज है, अनचार्ज, और दोनों स्विच ओपन है। ठीक है, दोनों स्विच ओपन है। अब सर्किट का पहला पार्ट, इफ S1 is closed, what will be current in 2E cell just after। पहला पार्ट क्वेश्चन का है कि S1 को क्लोज करा गया है और S1 क्लोज करते से ही सेल में करंट कितना है। पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो बच्चों के जवाब भी आने लगते हैं मेरे पास ना। तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, स्टार्ट में जस्ट आफ्टर सर्किट इज स्विच्ड ऑन, कैपेसिटर बिहेव करता है वायर जैसा, कैपेसिटर बिहेव करता है वायर जैसा। जब इस स्विच को ऑन करोगे तो ये कैपेसिटर वायर जैसा बिहेव करेगा। ये स्विच को तो कुछ करा ही नहीं है, तो ये एक लूप बन गया। ये वायर है तो E/2E/R का करंट हो जाएगा, सिंपल। तो देख के समझ में आ रहा है इसमें आंसर होना चाहिए 2E/R। क्या समझ में आया आपको? कैपेसिटर को हम वायर जैसा मान लेंगे क्योंकि वो अनचार्ज है, और बैटरी से आप देखो 2E/R बस ये करंट होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में है, मतलब ये करने के बाद ये आएगा, ये करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, है ना। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब पहली चीज करने के बाद लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर। लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर चार्ज किया जाएगा। दूसरी चीज मैंने पूछ ली, लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर चार्ज किया जाएगा, बताओ। चलो सिद्धेश का तो जवाब भी आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया। लॉन्ग टाइम बाद ये ओपन सर्किट हो जाएगा। लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है स्टेडी स्टेट में, कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट आ नहीं सकता, करंट आ नहीं सकता तो ईएमएफ 2E दिखेगा हमको, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 2E का आना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप 2E का आना चाहिए, कैपेसिटर के अक्रॉस 2E का पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। तो चार्ज शुड बी 2E into C, सिंपल। इज दिस क्लियर? देख लो अच्छे से, फिर से बता देता हूँ। ये ओपन सर्किट है तो ऐसे कोई करंट है नहीं, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो 2E आ जाएगा। रजिस्टर में कोई करंट है नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा रजिस्टर में, यहाँ से यहाँ 2E का पोटेंशियल ड्रॉप, तो कैपेसिटर में 2E का पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसमें चार्ज होना चाहिए C into 2E। ठीक है,
और जो इधर वाला बैटरी है वो तो है ही नहीं ना सर्किट में अभी। ये स्विच S2 को तो मैंने कुछ करा ही नहीं ना, मैंने S1 क्लोज करा था, S2 को तो कुछ करा ही नहीं ना अभी तो। क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम, सेकंड के बाद कट आ रहा है, मतलब इसके बाद अब मैं कर रहा हूं। नाउ S2 इज ऑल्सो क्लोज, व्हाट इज करंट थ्रू S2 जस्ट आफ्टर। S2 को भी क्लोज कर दिया, जस्ट S2 को क्लोज करने के बाद S2 से करंट कितना है बताओ, करो ट्राई जल्दी। चलो मेरे पास एक डाउट आया, पार्ट 2 फिर से बता दूं। पार्ट 2 में मैंने पूछा था आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो लॉन्ग टाइम बाद ये ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना, ये ऐसा लूप बन गया। ये तो स्विच S2 तो ओपन ही था, मैंने ओनली स्विच S1 को क्लोज कर रखा था। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, शायद डायग्राम नहीं बनाया इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा डायग्राम। यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर का स्विच तो ओपन है, ठीक है, सेकंड पार्ट का डायग्राम। उधर का स्विच ओपन था और इधर हमने स्विच क्लोज करके बहुत देर हो चुकी है। तो सेकंड पार्ट में देखो, अब ये कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा मानेंगे, यहाँ कोई चार्ज करंट आ नहीं सकता, ओपन सर्किट। तो यहाँ इस पूरे लूप में कोई करंट नहीं आएगा, पूरे लूप में कोई करंट नहीं है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस 2E था, बस इसको 2E दिख रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2E, तो चार्ज होना चाहिए 2E इंटू सी। क्या है, समझ में आ गया सेकंड पार्ट अच्छे से? क्लियर? ओके, चलो थर्ड। अब थर्ड पार्ट में क्या करा है आपने, अब अचानक से इधर का स्विच भी क्लोज कर दिया, अचानक से क्लोज करा। तो जब अचानक से अपन कोई स्विच क्लोज कर देंगे, उसके जस्ट बाद क्या होता है, कैपेसिटर को क्या मानते हैं, तो कैपेसिटर चार्ज था ना, देखो हमारा अभी तुमने सेकंड पार्ट में चार्ज निकाला था, तो चार्ज कैपेसिटर है वो, उसको सेल जैसा मानते हैं अपन। ये सेल जैसा मानेंगे, इसको सेल मानेंगे, 2E ईएमएफ का सेल मानेंगे, किधर हायर, ऊपर हायर नीचे लोअर। तो अब इस रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप देखो, यहाँ से यहाँ गए प्लस 2E, यहाँ से यहाँ गए प्लस E, तो इसका टोटल पोटेंशियल यहाँ पे अगर 0 मान लिया तो यहाँ 3E आ रहा है। इस रजिस्टर में देखो पोटेंशियल ड्रॉप 3 आ रहा है, तो इसमें करंट ऐसा होना चाहिए 3/R का, इस स्विच से करंट होना चाहिए 3/R का। बच्चों का जवाब मैंने देखा 3/R ही था, समझ में आ रही है? इस कैपेसिटर को अब हम जस्ट स्विच क्लोज करा है हमने, थर्ड पार्ट में S2 को जस्ट क्लोज करा है, तो जस्ट पहले जो चार्ज था वही चार्ज होगा कैपेसिटर पे, जस्ट पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप था वही यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर? और इधर वाले लूप में जीरो करंट होगा, बिल्कुल सही कहा, इधर वाले लूप में जीरो करंट होगा। लेफ्ट मोस्ट वाले को शॉर्ट में मान सकते हैं क्या, लेफ्ट मोस्ट वाले को शॉर्ट में, बेटा ये यहाँ 2E का ईएमएफ है, ये भी 2E का ईएमएफ था, तो इस रजिस्टर को पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा है, तो यहाँ करंट ही नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्लियर सबको, थर्ड पार्ट सबको क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्विच S2 बहुत देर हो गई बंद करे हुए, स्विच S2 को बहुत देर हो गई बंद करे हुए, अब क्या आएगा कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। फोर्थ पार्ट, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आप लिखो व्हाट विल बी चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच S2।
स्विच S2 को बंद करें, बहुत देर हो चुकी है। अब कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा? क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, what will be charge on capacitor after long time? तो थर्ड पार्ट करने के बाद फोर्थ पार्ट है, स्विच S2 क्लोज करके बहुत देर हो चुकी है, अब क्या आएगा कैपेसिटर पे चार्ज? दिमाग लगाओ, अच्छे से करो। आप लोगों को सर्किट बना के करना चाहिए इसके लिए, हमेशा क्वेश्चन में सर्किट तो बनाना ही चाहिए। लॉन्ग टाइम बाद सर्किट क्या दिखेगा वो ड्रॉ करो। चलो लॉन्ग टाइम बाद सर्किट ड्रॉ करा। अब कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा लॉन्ग टाइम बाद। हमने पढ़ा ना स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन सर्किट ले सकते हैं, तो ये ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट वरंट नहीं आया, ये ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट नहीं आया, तो करंट केवल ऐसे घूमेगा, है ना? सही है। तो करंट तो आसानी से बता सकता हूँ, देखो मैं, ये जो करंट ऐसे घूमेगा उसको टोटल 3E का सेल दिखेगा, 2R का रेजिस्टेंस दिखेगा, 3E/2R का करंट हो जाएगा। यहाँ से करंट होना चाहिए 3E/2R, ऐसा करंट घूमेगा। तो तुम्हें करंट पता है, अब तुम यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जैसे केवीएल लगा के लिखो तो यहाँ का चार्ज मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ गए, रजिस्टर को क्रॉस करा तो -3E/2R इंटू R प्लस 2E, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर का इंटू C कर दो, ये उसका चार्ज आ जाएगा। समझे मेरे पास? कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढना है, उस पर चार्ज लिखने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कैसे ढूंढ सकते हैं? यहाँ से यहाँ केवीएल लगा, अच्छे से देखो। हाँ बिल्कुल सही यशवर्धन, वैसे भी कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो। आप ये भी मान सकते थे कि दोनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पर मुझे लगा कि ऐसे जल्दी हो जाएगा तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, नहीं यशवर्धन, उससे अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। आपने गलत करा होगा तो गलत आएगा, अदरवाइज सेम आएगा। चलो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये समझ में आई कि बात? कितना चार्ज आ रहा है मैं भी निकाल देता हूँ फटाफट। तो ये 3/2, 2E - 3/2, तो Q = CE/2 आ रहा है। देखो CE/2 आ रहा है। इज दिस क्लियर? CE/2 क्लियर? चलो बच्चे बोल रहे क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब अगला पार्ट क्वेश्चन का, मैंने बोला था ना बहुत सारी चीज इसी में करा दूंगा मैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, अब स्विच S1 S2 दोनों क्लोज है, बहुत देर हो गई क्लोज करे करे, बहुत देर हो गई क्लोज करे करे, अचानक से मैं स्विच S1 को ओपन कर देता हूँ वापस से। फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ पार्ट, नाउ S1 इज ओपन अगेन, उसको खोल दिया मैंने, S1 को फिर ओपन कर दिया। जस्ट S1 ओपन करने के बाद E से करंट क्या आएगा? व्हाट विल बी करंट इन सेल E जस्ट आफ्टर S1 ओपन करने के जस्ट बाद, अब सेल से करंट क्या आएगा बताओ? बच्चे बोल रहे हैं मुझे आंसर 3/2R, बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे 3/2R का करंट होगा। सोचो क्यों, ऐसा क्यों होगा? डायग्राम बनाना चाहिए आपको हमेशा, तो नया डायग्राम क्या होगा वो बना लेना चाहिए। ये स्विच S1 को ओपन कर दिया है, यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ बैटरी और यहाँ एक रजिस्टर था। ठीक है,
ये यहाँ पे स्विच ओपन करेंगे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज था वही चार्ज दिखेगा आपको, ऊपर हायर नीचे लोअर C/2। ठीक है, और अब यहाँ पर अपन केवीएल की इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो करंट आई है तो केवीएल की इक्वेशन बना लो, है ना। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हें मिल जाएगा, केवीएल की इक्वेशन बना लो। यहाँ से आ गए प्लस C/2/C करेंगे तो प्लस E/2, यहाँ से यहाँ प्लस E/2 माइनस E माइनस IR इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये इसको उधर ले जाओ। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखो E/2 का था, ऊपर हायर नीचे लोअर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस ई होना चाहिए ना, यहाँ प्लस ई होना चाहिए, तो आई हो जाएगा 3/2R। फिर से क्यों हुआ, सेम क्यों आया, कोई कारण बता सकता है क्या मुझे, बोलो। यहाँ पे सेम क्यों दिख रहा है आपको करंट, मैंने स्विच ऑन वापस से ऑफ कर दिया, मैंने इसको ओपन कर दिया, तो यहाँ पे करंट वही क्यों आ गया, तो बता सकता है मुझे ऐसा क्यों हुआ है। यस, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सही। इस सेल को जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा था वो वैसा की वैसे ही है, जैसा पहले था वैसे की वैसे ही है। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली सेम है। तो इस सेल को कोई फर्क ही नहीं दिखना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, इसलिए करंट भी सेम फ्लो करवाएगा वो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन में अपन ने काफी सारे पार्ट्स करे। स्विच ऑन ऑफ करते हुए अपन ने सेल में करंट, कैपेसिटर पे चार्ज, ये सारी चीजें करें, है ना। कहीं भी कोई डाउट है इसमें, कुछ बच रहा है डाउट क्या आपका, बिहेवियर समझ में आ रहा है। पार्ट 4 मुझे डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है पार्ट 4 में, बताओ। पार्ट 4 क्या था, हर्ष बोल रहा है, यशवर्धन बोल रहा है पैरेलल लेके कर दूं। पैरेलल लेके आप करो यार, आना चाहिए पैरेलल में, मैं बोल रहा हूँ ना सेम आएगा, पैरेलल लेके गलत आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो आपको कैपेसिटर का चार्ज के लिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो वो सेम आएगा। आप कुछ गलत कर रहे होंगे तभी गलत हो रहा है। ठीक है, गगनदीप बोल रहा है सेम आ रहा है, यस। मेरे पास डाउट आया 3/2R कैसे आ गया, तो देखो ये कैपेसिटर में तो कोई करंट जाएगा नहीं, लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, तो यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं, यहाँ करंट नहीं है, तो करंट का एक ही लूप तो है, सिंगल लूप वाला क्वेश्चन हो गया। सिंगल लूप में क्या करते हैं अपन, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस कर दो करंट के लिए, ईएमएफ देखो 2E प्लस ई जुड़कर 3E हो गया, अपॉन 2R कर देंगे। ठीक है, चलो, और कोई डाउट बच रहा है इसमें, मुझसे एक इक्वेशन कैसे बनाई ये कुछ लिखा था, एक आया मेरे पास, थर्ड पार्ट में चार्ज 2CE था, डिस्चार्ज होके CE/2 क्यू हुआ फोर्थ पार्ट में। अच्छा, थर्ड पार्ट क्वेश्चन ही अलग था, थर्ड पार्ट में बोला है S2 इज ऑल्सो क्लोज, व्हाट इज करंट थ्रू S2 जस्ट आफ्टर, ये जस्ट आफ्टर की सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर की सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर की सिचुएशन और लॉन्ग टाइम बाद दोनों अलग अलग है, जस्ट आफ्टर और लॉन्ग टाइम अलग अलग है, तो दोनों में करंट या चार्जेस अलग हो सकते हैं। यहाँ कैपेसिटर जस्ट आफ्टर जो सिचुएशन होगी उसमें चार्ज अलग होगा, लॉन्ग टाइम बाद उस पर चार्ज अलग होगा। बात समझ में आई ईशान, है ना, लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, इसलिए चार्ज बदल चुका होगा उसका। ठीक है, और कोई डाउट बच रहा है किसी का, चलो कोई डाउट नहीं है ना, तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये हटा रहा हूं, ये वाला इधर से हटा देता हूं मैं। यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये 5 ओम का रेजिस्टर है, 10 वोल्ट का सेल है, यहाँ पोटेंशियल ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, ये रजिस्टर 5 ओम का है, ये बैटरी 20 वोल्ट की है,
यहाँ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटी का, यहाँ रजिस्टर है 1 ओम का, और यहाँ पर पोटेंशियल मैंने 5 वोल्ट लगा रखा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है, देखो आपको अच्छे से। क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज बताना करो। क्वेश्चन है चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ, करो। हाँ ईशान, कर सकते हो। अथर्व का जवाब भी आ गया, वेरी गुड अथर्व। चेक करते हैं अपन, ये करो उसका। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलो ओके, एक क्वेश्चन और दिया देखो यहाँ मैंने, वो हो जाए तो फिर इसका बताता हूँ मैं। यहाँ पे पूछा था चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ। तो क्वेश्चन में कैपेसिटर चार्ज था इनिशियली, अनचार्ज था, कुछ पता है नहीं। क्वेश्चन में इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन है, कुछ भी नहीं बताया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा यही मान लोगे कि सर्किट स्टेडी स्टेट में है। सर्किट बहुत देर से ऐसा ही है, तो सर्किट स्टेडी स्टेट में आ चुका है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि एक सर्किट बस दे दिया और पूछ ले चार्ज बताओ कैपेसिटर पे, या सर्किट में कुछ भी पूछ लिया, मान लो सर्किट देके मैंने पूछ लिया कि यहाँ करंट कितना होगा बताओ, जो भी चीज पूछ ली जाए, तो आप लोगों को क्या मानना होता है कि ये सर्किट बहुत देर से है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। यू विल अज्यूम कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, ये बात समझ में आई। स्टेडी स्टेट में अज्यूम कर लेंगे। अगर उन्होंने कोई स्विच विच दिया होता और बोला होता स्विच बंद करा है जस्ट अभी, तो फिर इनिशियल सिचुएशन वाली मान लेते अपन, पर अभी कुछ बोला ही नहीं, तो स्टेडी स्टेट मान लो। स्टेडी स्टेट मान लोगे तो कैपेसिटर तो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, वो एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ कोई करंट ही नहीं आएगा। कैपेसिटर को ओपन सर्किट जैसा मान लो, तो यहाँ कोई करंट ही नहीं होगा। इसमें अगर करंट नहीं है तो सर्किट में करंट ऐसे ही जा सकता है फिर, है ना। यहाँ अगर करंट नहीं है तो सर्किट में करंट ऐसे आ सकता है। अब वो सर्किट देख के समझ में आएगा कि उसमें करंट कैसे आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता है। यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट था, यहाँ 0 था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे करंट आना चाहिए। ठीक है, जो करंट यहाँ आएगा वो इधर ही चले जाएगा, क्योंकि इसमें तो करंट नहीं जा सकता। तो सर्किट में मैंने अज्यूम कर लिया कि करंट ऐसे आ रहा है। अब ये करंट निकाल सकते हो केवीएल की इक्वेशन लगा के। 10 वोल्ट माइनस, मैं केवीएल की इक्वेशन लगाता हूँ, तो यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट था, माइनस 5 इंटू आई प्लस 10
यहाँ पहुंच गए, यहाँ से आगे गए -55, फिर -20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। चलो वो करंट निकाल लेते हैं। तो देखो +20 +10 +10 +20 -20 कैंसिल हो गया, -55 -55 -10 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से I इक्वल टू 0 आ गया, करंट ही 0 है। तो करंट 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल मिल गया। यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 20 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ का पोटेंशियल मिल चुका है उसको। ये बात समझ में आई? यहाँ का पोटेंशियल मिल गया, यहाँ पोटेंशियल देखो 5 वोल्ट का, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। यहाँ करंट तो है नहीं, तो इस रजिस्टर का कोई रोल नहीं है। रजिस्टर में जब करंट होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, तो इस रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। तो 20 - 5 15 वोल्ट का ड्रॉप, कैपेसिटी 2 15 वोल्ट 2 माइक्रोफेराड, चार्ज रहना चाहिए 30 ±30। आई क्या बात समझ में? प्लस किधर होगा? जहां पर हायर पोटेंशियल है, माइनस किधर होगा? जहां लो पोटेंशियल है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सर्किट देख के करना पड़ता है। देखो ठीक है, कैपेसिटर बस ओपन सर्किट मान लो और बाकी जो भी सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाना है सर्किट सॉल्व करो और कैपेसिटर का चार्ज ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे? पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ के, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना पड़ता है तो उससे चार्ज आ जाएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कैपेसिटर से सर्किट में दोनों की ही कैपेसिटी सी है। इसको मैंने नाम दिया C1, इसको नाम दिया C2, पर इनकी कैपेसिटी सी है। ठीक है, नाम बस अलग अलग दे रहा हूँ, C1 C2, C1 C2 आर नेम एंड द कैपेसिटी सी। बाकी सबकी वैल्यू मैंने बता दी है, हर रजिस्टर आर है, हर बैटरी EMF की है। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है बताओ? फाइंड चार्जेस ऑन कैपेसिटर करो। अब मेरे पास सोहम का एक डाउट आया, लेफ्ट वाली ब्रांच में I0 क्यों होगा? I0 तो ऊपर वाली ब्रांच के लिए निकाला। बेटा ये ब्रांच का जो करंट था वो इधर ही तो जा रहा था, ये दोनों में सेम करंट तो जा रहा था। यहाँ तो करंट जा ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये कैपेसिटर तो पूरी तरह से चार्ज हो गया होगा स्टेडी स्टेट में। तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज, ओपन सर्किट, यहाँ करंट है ही नहीं, तो जो करंट यहाँ से आएगा वो इधर ही तो जाएगा। दोनों में सेम ही तो होना चाहिए। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दोनों कैपेसिटर का चार्ज पूछ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और दोनों कैपेसिटर C1 C2 नाम दिए है, कैपेसिटी दोनों की सी है। करो। चलो टाइम हो चुका अपना, इट्स 12:27। तो एक काम करते हैं, ये होमवर्क का कर लो यार, है ना, क्योंकि 2-3 मिनट ही। अच्छा आपकी तो नेक्स्ट आखिरी क्लास है ना ये? हाँ तो करो करो फिर, तो लास्ट क्लास है तो। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। अब दोनों कैपेसिटर, क्योंकि क्वेश्चन में अगेन कुछ नहीं कहा मैंने कि इनिशियल सिचुएशन है कि फाइनल, क्या सिचुएशन है, स्टेडी स्टेट ही मान लोगे आप। तो स्टेडी स्टेट में दोनों कैपेसिटर ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट होंगे। यहाँ पर आपको सर्किट में ब्रेक मान सकते हो, यहाँ पर भी सर्किट में ब्रेक मान सकते हो,
है ना। कैपेसिटर वाली जगह आप ब्रेक कर सकते हो सर्किट, क्योंकि उनमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर ओपन सर्किट मान लिया, तो यहाँ करंट नहीं आ सकता। देखो ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट आ ही नहीं सकता, यहाँ भी करंट नहीं आ सकता इधर वाली ब्रांच में, तो केवल ऐसे करंट होगा इसके अंदर। एक लूप बच रहा है उसमें करंट होगा, कितना करंट होगा, E/3R होगा। देखो एक ही लूप है और उसमें 3 रजिस्टर है, R R R, तो E/3R। बोलो ये समझ में आ रहा है? E/3R का करंट है। ठीक है, अब यहाँ तो मैं करंट पता चल गया, तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स से यहाँ से नीचे गए, तो पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी I/R। पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ रहे हैं अपन कैपेसिटर का, तो C1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ रहे हैं अपन। फॉर C1 यहाँ से यहाँ गए, I/R, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा E/3R × R। इधर गए कोई करंट ही नहीं रजिस्टर में, तो 0। यहाँ गए +E, ये आ गया C1 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास। देखो कितना है, सॉल्व करो, या R से R कैंसल, -E/3 + E 2E/3, तो उसमें चार्ज जो हो जाएगा Q1 वो हो जाएगा 2E/3 × C। इज इट क्लियर? Q1 समझ में आया? अब दूसरे कैपेसिटर की बात करते, तो यहाँ से यहाँ चलता हूँ, यहाँ से यहाँ चलता हूँ, रजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं ये बैटरी EMF की है ना, हाँ चलो सही है, यहाँ से यहाँ चलो। फॉर C2 पहले रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, देखो करंट उल्टा जा रहा है, तो +I/R होगा, करंट इज C/3R × रजिस्टर R, फिर बैटरी +E, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया C2 के लिए। ये कितना आ रहा है, E/3 + E 4E/3, तो उस पर चार्ज कितना होना चाहिए, 4CE/3 का। चार्ज किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, तो जहां हायर पोटेंशियल आ रहा है वहां पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, जहां हायर पोटेंशियल वहां पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो चार्ज का मैंने साइन भी दिखा दी, देखो आपको किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। वन गलत हो गया था आपका। सभी बच्चे देखो समझ में आ रहा है? ओके बहुत बढ़िया, है ना। तो बस कैपेसिटर को ओपन सर्किट मानो, उसके बाद सर्किट क्या बचा है वो देखो, उसमें करंट वरेंट क्या है वो निकालो, फिर कैपेसिटर के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढो, वो आ जाए तो चार्ज मिल जाएगा, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, स्टेडी स्टेट्स वाले क्वेश्चन। तो आरसी सर्किट की सब चीजें हो गई अपनी। ठीक है, आरसी सर्किट में सब तरह के क्वेश्चन देखिए अपन ने, चार्जिंग के क्वेश्चन, डिस्चार्जिंग के क्वेश्चन, कैपेसिटर शुरू में चार्ज हो तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन चार्ज कैसे निकालेंगे, दूसरी चीजें सर्किट में पूछ ली, करंट वरेंट पूछ लिया। ठीक है, तो आरसी सर्किट अपना पूरा हो गया है। तो अब आप आरसी सर्किट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स आरसी सर्किट का कंप्लीट करो, क्वेश्चंस करो। ठीक है, एससीबी में जो आरसी सर्किट के क्वेश्चन दिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड में, वो भी करो। ठीक है, हाँ मैंने 3 दिन बोला था तो 2 ही दिन में हो गया। चलो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास, कल शायद मेरी क्लास रहेगी, अगर कपिल सर ले लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरी रहेगी। तो कल अपन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस ही करेंगे कल अपन, आगे नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो तो आफ्टर संडे फिर इसका डिस्कशन रखते हैं अपन। ठीक है, सैटरडे को तो एससीबी करना है, संडे को आरसी सर्किट तक कंप्लीट कर लो आप सब चीजें, तो मंडे या ट्यूसडे अपन डिस्कशन करते हैं इसका। हाँ यस, चलो नेक्स्ट एमईसी पढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले अपन ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, चीजें है ना, इन सबको अच्छे से कैपेसिटर को कंप्लीट करेंगे, पूरा पैक करेंगे, फिर अपन एमईसी चालू करेंगे। इधर कुछ आधा अधूरा छोड़ देंगे, डिस्कशन वगैरह छोड़ देंगे, तो फिर एमईसी में मजा नहीं आएगा बीच में। ठीक है, क्योंकि एमईसी में मैं 2 लेक्चर में ही उसमें इतनी सारी चीज हो जाएगी कि फिर होमवर्क मिल जाएगा, है ना, तो इतना तेज नहीं करेंगे अपन। चलो
ओके